इन पिरामिड्स को देखिए, किसने इनको बनाया होगा, कैसे इनको बनाया होगा बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। और आज के दिन तक हजारों सालों से ये पिरामिड कैसे एक सेफ कंडीशन में खड़े हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हजारों वर्कर्स ने मिलकर इन पिरामिड्स को बनाया था। कुछ लोग मानते हैं कि इनकी कंस्ट्रक्शन के पीछे एक हिडन सीक्रेट है, या फिर क्या ये फेरो के लिए एक टॉम्स के तौर पे बनाया गया था, या इससे कुछ और अलग चीज है। इस टॉपिक को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपके सब्सक्राइब करने से मेरी बहुत ही हेल्प होती है एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब आइए इसको समझते हैं। दुनिया की तारीख में हम 4500 साल पीछे जाते हैं, और अगर हम इजिप्ट को देखें तो इजिप्ट में पावरफुल किंग्स रूल करते थे और उस वक्त लोग उनको फेरो के नाम पे जानते थे। इस फेरो के बैकग्राउंड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इजिप्ट में उस वक्त लोग पॉलीथियस्टिक थे, मतलब एक से ज्यादा खुदाओं में बिलीव करते थे। कुछ इजिप्शियन गॉड जैसे कि अनुबिस, इसिस, हेथर, हॉरस, ओसिरिस और इसके अलावा कई और, कुल मिला के 2000 इजिप्शियन गॉड्स हैं, लेकिन ये इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और हर एक गॉड की अपनी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और अपनी डिफरेंट इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज है। अब जैसे कि डांस और म्यूजिक के लिए एक गॉड है जिसका नाम है हेथर, इसी तरीके से हॉरर के लिए एक डिफरेंट गॉड है, और हैप्पीनेस के लिए एक डिफरेंट गॉड है, और इसी तरीके से आर्ट के लिए उनका एक डिफरेंट गॉड होता था। अब फेरो को हम उर्दू में फिरौन कहते हैं। ये अपने आप को उस वक्त गॉड का रिप्रेजेंटेटिव कहते थे। इन्होंने बहुत ज्यादा टेम्पल्स बनाए ताकि इजिप्शियंस जो हैं वो गॉड की वर्शिप कर सके, लेकिन टाइम के साथ साथ इन्होंने अपने आप को ही गॉड डिक्लेयर कर दिया। ये जो फेरो थे ये लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे। उनका मानना था कि मौत के बाद भी एक जिंदगी है। तो जब ये मर जाते थे तो ये अपने साथ सारी वो चीजें पिरामिड में लेके जाते थे। जब ये मर जाते थे तो इनकी जो बॉडीज हैं उनको स्टोन के कॉफिन्स में रखा जाता था। और पहले जो इनके टॉम्स के स्ट्रक्चर थे वो बहुत ही सिंपल, फ्लैट और रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर के थे, जिसको कहा जाता था मस्तबस। जब ये फेरो मर जाते थे तो इनकी बॉडीज को एक सिंपल स्ट्रक्चर के मस्तबस में बरी किया जाता था, जो कि मड ब्रिक से बनाए जाते थे। लेकिन उसके बाद एक आदमी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इस कहानी में, उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना हम अपने इन टॉम्स को बहुत ही इंप्रेसिव, मजबूत और बड़ा क्यों ना बनाए। फेरो जोसर, फर्स्ट किंग ऑफ थर्ड डायनेस्टी, ये अपनी वेल्थ का पावर दिखाने के लिए, अपने पैसे का पावर दिखाने के लिए पत्थरों से एक छोटा सा पिरामिड बनाते हैं, जिसको ये नाम दे देते हैं स्टेप पिरामिड ऑफ जोसर। इजिप्शियंस की तारीख में ये पहली बार अपवर्ड कंस्ट्रक्शन करने का अटेम्प्ट था, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे इससे और इंप्रेसिव, बड़े और मजबूत पिरामिड्स बनने जा रहे हैं। जोसर पिरामिड के एग्जैक्ट 1 सेंचुरी बाद एक नया फेरो आता है जो अपने आप को बहुत बड़ी चैलेंज देता है एक एंशिएंट आर्किटेक्चर बिल्डिंग बनाने के लिए। ये है फेरो नेफ्रू, फर्स्ट किंग ऑफ फोर्थ डायनेस्टी, और ये फादर है फेरो खुफू का। ये खुफू नाम याद रखना, आगे चल के हमारी कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका बाप फेरो नेफ्रू ये एंशिएंट आर्किटेक्चर में एक नई ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं। अब नेफ्रू ने पिरामिड कंस्ट्रक्शन में बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर रखे थे। एक बेंड पिरामिड और रेड पिरामिड बनाते वक्त इसके इंजीनियर्स ने ज्यादातर मिस्टेक्स को लर्न कर रखा था, अपनी टेक्निक्स को रिफाइन करते गए, और उसके बाद इसका बेटा फेरो खुफू, सेकंड किंग ऑफ फोर्थ डायनेस्टी, ये जो पिरामिड बनाने जा रहे हैं वो पिरामिड आज से पहले दुनिया में किसी ने भी नहीं बनाया और ना ही देखा था, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। जब आप इस पिरामिड को देखते हो तो इसके साथ आप 2 और पिरामिड्स देखते हो। जो सबसे बड़ा पिरामिड है वो किंग खुफू के लिए बनाया गया था, और जो दूसरा बड़ा पिरामिड है वो किंग खाफरे के लिए बनाया गया था, और जो तीसरा बड़ा पिरामिड है वो किंग मेंकाउरे के लिए बनाया गया था। इससे थोड़ा हटके जो इंपॉर्टेंट सवाल दिमाग में आता है कि इसको बनाया कैसे। कई सालों से ये इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस के लिए बहुत ही बड़ी चैलेंज है। आज से हजारों साल पहले इंसान की तारीख में सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई गई थी, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। उस वक्त इसकी जो ओरिजिनल हाइट थी वो थी 482 फीट, और आज के दिन इसकी जो हाइट वो है 449 फीट। अब चूंकि बहुत तूफान आए हैं और बहुत ही अर्थक्वेक्स आए हैं इतने हजारों सालों से, इसके जो ऊपर सतह के जो पत्थर हैं वो नीचे गिर गए हैं। उस वक्त लोगों के पास ना तो कोई कंपास जैसा मॉडर्न इक्विपमेंट था और ना ही कोई और चीज, लेकिन अगर आप इन पिरामिड्स को देखोगे तो इनके जो डायरेक्शंस है वो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट इक्वली सेट किए गए हैं। इन पिरामिड्स का बेस और इन पिरामिड्स की चारों साइड 230 मीटर लंबी हैं, और इन पिरामिड्स की साइड इक्वली 51.87 एंगल पे हैं।
इन टोटल 23 लाख भारी पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं इस पिरामिड को बनाने के लिए, और हर एक पत्थर का वजन अपने आप में ही 50 से 60 टन तक है। और इस पूरे पिरामिड की अगर हम वेट की बात करें तो इस पूरे पिरामिड का वजन है 50 लाख टन से लेके 60 लाख टन तक। 20 साल लगे थे इस पिरामिड को बनाने के लिए। कुल मिला के 1 लाख से ज्यादा लेबर्स ने मिलकर इस पिरामिड को बनाया है। और ये जो लेबर्स थे ये कोई लोकल लेबर्स नहीं है, ये बहुत ही स्किल्ड लेबर्स थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने पिरामिड के साइड के एरियाज में कुछ घर देखे हैं जहां से हमें अंदाजा लग सकता है कि ये जो लेबर्स थे ये बहुत ही एडवांस्ड विलेजेस में रहते थे और ये डे और नाइट की शिफ्ट में काम करते थे। इमेजिन कीजिए एक इतने बड़े एरिया में एक इतना बड़ा पिरामिड बनाना, और वो भी इतने भारी पत्थरों से एग्जैक्टली बराबर साइज के, और फिर पिरामिड की चारों साइड्स को बराबर रखना। ये सिर्फ एडवांस इंस्ट्रूमेंट से ही हो सकता है। लेकिन इतने हजारों साल पहले लोगों ने कैसे बनाया? अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली इस पिरामिड को कैसे बनाया। सबसे पहला स्टेप है साइट सिलेक्शन। इस पिरामिड को बनाने से पहले उन्होंने एक स्टेबल और फ्लैट एरिया सेलेक्ट किया होगा नाइल रिवर से करीब, क्योंकि जो मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो। ये ग्रेट पिरामिड चारों डायरेक्शन को परफेक्टली अलाइन करता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन्होंने एक टूल का इस्तेमाल किया होगा जिसको कहा जाता है मार्केट। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल टूल है जिससे हम स्टार्स की डायरेक्शन को ट्रैक करते हैं, या फिर इन्होंने सन के शेडो को मेजर करके इस पिरामिड को बनाया होगा। स्टेप 2, प्राइमरी मटेरियल जैसे कि पत्थर। अब ये जो पिरामिड है ये लाइमस्टोन से बनाया गया था, और ये लाइमस्टोन साइड के किसी एरिया से लेके आए थे। एंशिएंट इजिप्ट की पेंटिंग्स हमें बताती हैं कि ये स्लेट्स का इस्तेमाल करते थे किसी भारी वजन को ट्रांसपोर्ट करना या फिर भारी पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करना। और पिरामिड के अंदर इनर चेंबर्स में हम ग्रेनाइट पत्थर भी देखते हैं, और ये ग्रेनाइट का पत्थर 500 मील दूर आसमान के एरिया से लेके आए थे। रिसेंट डिस्कवरीज बताती हैं कि उन्होंने इतने भारी पत्थरों को मूव करने के लिए स्लेट्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने रेत में पानी डाला, और जब आप रेत में पानी डालते हो तो उसमें जो फ्रिक्शन है वो बहुत ही कम हो जाता है, और आप इजीली भारी से भारी चीज पुल कर सकते हो। और मॉडर्न रिसर्चर्स ने यही मेथड टेस्ट किया है, और यही मेथड हाईली इफेक्टिव बताया जाता है। अब इन पत्थरों को इक्वल शेप में काटना ये बहुत ही बड़ी चैलेंज थी। उस वक्त उनके पास ऐसा कोई भी टूल नहीं था जिससे वो पत्थरों को इक्वल शेप में काट सके और उनको एक रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप दे सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस वक्त उनके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉपर अवेलेबल था। अब ये कॉपर के टूल्स बनाते थे इन पत्थरों को काटने के लिए, और इसके अलावा ग्रेनाइट पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है इस पिरामिड को बनाने के लिए। अब इस ग्रेनाइट पत्थर को काटने के लिए इन्होंने डोलेराइट पत्थर का इस्तेमाल किया। अब ये डोलेराइट एक वोल्केनिक रॉक है। अब इन पत्थरों को एक के बाद एक लेवल पे रखना ये सबसे बड़ी चैलेंज थी। कुछ रैम्स थ्योरीज प्रपोज की गई हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने स्ट्रेट रैम बना के इस पिरामिड को बनाया था, और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने जिगजैग पैटर्न फॉलो किया है। अब ये पत्थरों को कैसे भी करके लेके आए, लेकिन इन पत्थरों को एक के बाद एक लेवल पे कैसे रखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक फिजिस्ट है जिसका नाम है जोसेफ, ये बताते हैं कि उन्होंने रैम्स का इस्तेमाल किया होगा इस पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए। हर लेवल को कंप्लीट करने के बाद ये स्लोप को पीछे ले गए ताकि कोई एरर ना हो। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं जानते कि उन्होंने ये पैटर्न इस्तेमाल किया या फिर जिगजैग पैटर्न इस्तेमाल किया इस पिरामिड को बनाने के लिए। जब हमें नॉलेज नहीं होती है तो हम थ्योरीज बनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने स्क्वायरल पैटर्न फॉलो किया है, तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने जिगजैग पैटर्न फॉलो किया है। एनीवे, रिसर्चर सजेस्ट करते हैं कि उन्होंने इंटरनल स्पायर रैम्स पैटर्न फॉलो किया है इस पिरामिड को बनाने के लिए। यहाँ पे हर थ्योरी एक डिफरेंट चैलेंज प्रेजेंट करती है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि रैम्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा उनकी इस कंस्ट्रक्शन में। आप क्या सोचते हैं इस पिरामिड को क्यों और कैसे बनाया गया? अपनी पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।